देखो, विहान कुमार के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं, देयर आर दोज गाइडलाइंस आर स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू दैट अरेस्ट शुड बी ट्रांसपेरेंट. अगर अरेस्ट ट्रांसपेरेंट नहीं है तो पुलिस ऑफिसर्स आर लायबल फॉर द एक्शन अगेंस्ट देम एंड एज वेल एज द पर्सन इज इंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड. ठीक है, तो एक एक करके इन सारी चीजों पे समझते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस विहान कुमार के केस में दी हैं. सबसे पहले ब्रीफ में आपको इसका दे रहा हूं, विहान कुमार के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीजें सबसे पहले कंसीडर करी, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पैरामीटर्स बीच में आए और क्या फिर गाइडलाइंस इशू की हैं. यू पीपल जस्ट सी द बैकग्राउंड ऑफ द केस. 25 मार्च 2023 का मुकदमा है. ठीक है, और गुरुग्राम में एक एफआईआर रजिस्टर होता है अंडर मल्टीपल सेक्शन, जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग, ये सारे सेक्शंस जो थे ये उसके ऊपर लगाए गए. इसके बाद एपिलांट का अरेस्ट हुआ 10 जून 2024 को और डिस्प्यूट है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ अरेस्ट. डिस्प्यूट इज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ अरेस्ट बिकॉज ऑल यू पीपल नो कि जैसे ही अरेस्ट होगा विद इन द 24 आवर्स यू हैव टू प्रोड्यूस द पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट. लेकिन एक्यूज्ड का कहना है कि जी मेरा अरेस्ट पुलिस वालों ने सुबह 10:30 बजे किया था. पुलिस वालों का कहना है कि हमने इसका अरेस्ट जो है शाम के 6 बजे किया है. सो डिफरेंस इज देयर. हुआ क्या कि मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोडक्शन हुई तो लिखा ही वाज ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑन 11th of June at 3:30 PM. 3:30 PM. अब एक्यूज के हिसाब से इसका अरेस्ट कब हुआ? 10 तारीख को सुबह 10:30 बजे. राइट, तो 24 घंटे कब पूरे हो जाते हैं? 24 आवर्स गेट कंप्लीटेड ऑन नेक्स्ट डे. ठीक है, 10:30 बजे अगले दिन जो है आपके 24 घंटे पूरे हो जाएंगे. लेकिन जो पेशी करवाई गई मजिस्ट्रेट के सामने वो करवाई गई दोपहर के समय 3:30 बजे. तो कितने आवर्स का डिले दिख रहा है? कितने आवर्स का डिले है? अप्रोक्सीमेटली 5. श्योर? हाँ ठीक है, 5 आवर्स का डिले है. ठीक है, that is beyond the 24 hours period. This triggered allegations of the violation of Article 22 Clause 2 and Section number 57 of the CRPC. क्योंकि Article 22 Clause 2 Constitution का ये कहता है कि accused को within 24 hours आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाना है. सेम चीज आपके CRPC के सेक्शन नंबर 57 में भी रखी गई थी. ठीक है, और यही चीज आप लोग BNSS में भी पढ़ रहे थे. अब इसके बाद जो दूसरा इसमें पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रखा गया कि जी एक्यूज्ड को रोहतक के एक हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए लेके गए और उसको जो है बेड के साथ हैंडकफ लगा के रखा गया. ठीक है, वो चीज आप आगे देख सकते हैं. व्हाइल इन कस्टडी ही फेल इल एंड वाज टेकन टू PGIMS रोहतक. देयर ही वाज फाउंड हैंडकफ्ड एंड चेन्ड टू द हॉस्पिटल बेड. दिस शॉकिंग फैक्ट was admitted by the hospital itself. तो हॉस्पिटल के जो कंसर्न स्टाफ के मेंबर्स थे उनसे एफिडेविट लिए गए और वो एफिडेविट में उन्होंने एडमिट किया कि इस व्यक्ति को हॉस्पिटल में हैंडकफ लगा के बेड के साथ जो है चेन बांध के रखा गया था. और इस कारण से जो पुलिस वाले थे उनके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट की गई और उनको सस्पेंड भी कर दिया. क्योंकि ये चीज जब कोर्ट में पता लगी तो कोर्ट ने एक इंटरिम एक ऑर्डर पास किया जिसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इनको सस्पेंड किया जाए. ठीक है, इसके बाद जो मेन क्वेश्चंस कोर्ट के सामने थे उस पे आते हैं. This factual setting gave rise to the core constitutional issues. Number 1, was the arrest unconstitutional for non-compliance of Article 22 Clause 1 of the Constitution? Failure to inform the grounds of arrest. Because all you people know कि जब भी अरेस्ट होगा तो आपको grounds of arrest बताने जरूरी होते हैं. लेकिन अगर आपने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताया तो एक तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स को वायलेट किया, दूसरा आपने CRPC के अंदर जो प्रोविजंस हैं एज गिवन इन BNSS एज वेल उनको भी आप वायलेट कर रहे हो. दूसरी चीज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सच वायलेशन ऑन द अरेस्ट, रिमांड एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स. कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए तो इसका कंसर्न्ड केस में जो अरेस्ट, रिमांड या प्रोसीडिंग्स चलेंगी उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज क्या क्या चीजें कोर्ट ने देखी
ये हमारे लिए समझने की जरूरत है। तो इश्यूज बिफोर द कोर्ट, पहला है जैसे आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का जो कंप्लायंस, क्योंकि आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे मैंने पहले भी कहा, दो बातें कहता है। एक्यूज मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, और उसको पता होना चाहिए दैट व्हाई ही इज अरेस्टेड, ठीक है। एंड इट इज द स्टैट्यूटरी मैंडेट कि आपको ये चीजें उसको बतानी होती हैं। तो लिखे डिड द पुलिस कम्युनिकेटेड द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट टू द एपेलेंट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। दूसरा 22 का क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन नंबर 57 सीआरपीसी, इसमें क्या आ गया, वॉज देयर अ वायलेशन ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग हिम विद इन द 24 आवर्स पीरियड। तीसरा ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है, इसका मतलब क्या है। देखो पुलिस वालों ने कहा कि सर हमने इसको वर्बली बताया था, लेकिन उसका कोई एविडेंस वो कोर्ट में नहीं दे पाए, एंड सारा का सारा बर्डन पुलिस वालों के ऊपर था कि आपको प्रूव करना है कि आपने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताया कि नहीं बताया, और पुलिस वाले ये कोर्ट में एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। नंबर 2, विहान कुमार के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी गाइडलाइन दी है कि आप जब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसको बताओगे तो इट शुड बी इन अ रिटन फॉर्मेट। फिर कोर्ट ने जाते जाते जजमेंट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स में एक चीज जरूर लिखी कि दो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि जब आप अरेस्ट करने जाएं तो आप उसको रिटन में उसको ग्राउंड्स बताएं, लेकिन अगर संभव है तो आपको रिटन में ग्राउंड्स बताने चाहिए, ठीक है। और अगर ना भी हो तो आपके पास सफिशिएंट एविडेंस हो जिससे आप ये बता पाए कि आपने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसको बताए थे। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मीनिंग ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, डू दे रिक्वायर ओनली टेलिंग द ऑफेंस नेम और द बेसिक फैक्ट्स एंड द रीजन फॉर अरेस्ट, ठीक है, कि क्या आपने उसको बताना है, कि क्या केवल ये बताना है कि क्या अपराध किया, या बेसिक चीजें उसको बता दी। इंट्रैक्शन विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जिसमें आर्टिकल नंबर सेक्शन नंबर 50 सीआरपीसी, कल भी मैं आप लोगों के साथ जो सेक्शन नंबर 47 48 बीएनएसएस का डिस्कस कर रहा था, वो इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन है कि अगर एक्यूज ने कोई ऑफेंस किया है तो उसका अधिकार है ये जानना कि क्या उसको बेल मिल सकती है कि नहीं, और जो भी उसका रिलेटिव है, फ्रेंड है, या जो भी नॉमिनेटेड व्यक्ति जिसका वो नाम बता रहा है, उसको आपने इन्फॉर्म किया कि नहीं किया, और इन सारी चीजों को मजिस्ट्रेट ने बाद में कंसीडर किया कि नहीं, जब मजिस्ट्रेट के सामने फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन हुआ। ये सारे फैक्टर्स हम लोगों को यहाँ पे देखने। आर्गुमेंट्स में यहाँ दो केसेस की रेफरेंस आ रही है, एक पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एक प्रबीर पुरकायस्था, है ना, क्या पढ़ेंगे इसको, पुरकायस्था, कायस्था वर्सेस स्टेट, है ना। इन दोनों केसेस को आप लोग मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो। इन दोनों केसेस में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट वाले पॉइंट को जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में डील किया हुआ है पहले से, ठीक है। अब एक एक करके आर्गुमेंट्स के आगे वाला एरिया आप निकालो, सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग्स है वहां पे जा रहे हैं। पहला है कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, जो ये कहता है कि जी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपको एक्यूज को बताने होंगे। तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में क्या केवल ऑफेंस का नाम बताना है, या आपने ये भी बताना है कि उसने क्या ऑफेंस किया, या ब्रीफ फैक्ट्स आप बताओगे और उसके बाद आप बताओगे कि क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो आंसर लिखा हुआ है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, दिस इज अ फंडामेंटल राइट एंड नॉट मेयर अ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी, व्हाई द पर्सन इज अरेस्टेड, ठीक है। केवल ये कहना कि हम आपको फलाने केस में अरेस्ट करने आए हैं, ऑफेंस का नाम बता दिया और कुछ नहीं बताया, इट इज नॉट जस्टिफाइड, लिखा हुआ है। ग्राउंड्स मींस द बेसिक फैक्ट्स एंड रीजंस दैट व्हाई द पर्सन इज अरेस्टेड एंड नॉट जस्ट द नेम ऑफ द ऑफेंस। दूसरी चीज कि हमने कहा द एक्यूज्ड और द पर्सन हुसोएवर इज अरेस्टेड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड दैट व्हाई ही इज अरेस्टेड। तो ये जो कम्युनिकेट करेंगे हम उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, तो कम्युनिकेशन को लेके कोर्ट ने कहा कि कम्युनिकेशन मस्ट बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, दैट इट मस्ट बी इन द लैंग्वेज दैट अरेस्टी अंडरस्टैंड। जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट करने गए वो जिस भाषा को समझता है उस भाषा में आपको बताना पड़ेगा कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। अब उसको लेट सपोज इंग्लिश समझ में नहीं आती और आपने इंग्लिश में समझा दिया, तो फिर ये वैलिड कम्युनिकेशन नहीं माना जा सकता। नंबर 2, sufficiently detailed to allow him to consult a lawyer, prepare a bail application or to challenge the arrest। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कोर्ट ने, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहीं पे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ना हमारे सीआरपीसी में, ना बीएनएसएस में ये लिखा है कि जो आप ग्राउंड्स उसको बताओगे, कम्युनिकेट करोगे, वो रिटर्न में करोगे या ओरल करोगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो पुलिस वाले कह देते हैं कि सर हमने ओरली बता दिया, लेकिन उससे कल को वो चैलेंज तो कर ही देता है कि जी मुझे तो बताया नहीं कि अरेस्ट क्यों किया है। तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया है, लिखा है while ground written grounds are not constitutionally compulsory,
कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि आपको रिटर्न में ही बताना है। द कोर्ट स्ट्रांगली एंडोर्स्ड द प्रैक्टिस फ्रॉम पंकज बंकल केस एंड प्रबीर पुरकायस्था केस दैट ग्राउंड शुड बी गिवन इन राइटिंग, है ना। अगर संभव हो तो आपको राइटिंग में ही उसको ग्राउंड्स बताने होंगे, ताकि क्या लिखा है, दिस विल अवॉइड लेटर डिस्प्यूट्स एंड इंश्योर द मीनिंगफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज राइट्स। कि अगर आप उसको रिटर्न में दोगे तो वो कल को ऑब्जेक्शन तो नहीं ना रेज करेगा, और जब आप रिटर्न में दोगे तो उसके साइन भी ले लोगे, इंडोर्समेंट भी लोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आओ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पे आते हैं, क्योंकि विहान कुमार का जजमेंट 2025 का है तो बीएनएसएस के प्रोविजंस भी साथ में इनकॉर्पोरेट हो गए। 41B(a) ऑफ सीआरपीसी एंड 35 ऑफ द बीएनएसएस, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद लेस देन 7 years, अरेस्ट रिक्वायर्स क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, sorry, more than 7 years, arrest requires credible information and officers' reasons to believe must be there. So this ensures that casual arrest should not be there, ठीक है। This ensures no casual arrest for serious crimes also. ये जो पॉइंट है, देखो आप लोगों को जब हम ये सारा एरिया डिस्कस कर रहे थे, हमने दो चीजों की बात की थी। एक हमने कहा था कि ऑफेंसेस विच आर लेस देन 7 years पनिशेबल, उसमें तो वो चेकलिस्ट और अनिश कुमार की गाइडलाइंस वो सारी हैं। दूसरा हमने 41B(a) की मैंने आपको रेफरेंस दी थी, जो बाद में इंसर्ट हुआ था, जिसमें क्या लिखा है कि अगर ऑफेंस जो है 7 years से ज्यादा पनिशमेंट वाला है लेकिन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, तो पुलिस ऑफिसर रीजंस रिकॉर्ड करके अरेस्ट की तरफ जा सकता है, लेकिन उसको वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस अनिश कुमार वाली फॉलो नहीं करनी है। विहान कुमार के केस में कोर्ट ने उसकी भी क्लेरिफिकेशन दी है कि बेशक ऑफेंस जो है वो मोर देन 7 years वाली पनिशमेंट का है, लेकिन पहली चीज की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दूसरा चीज की ऑफिसर्स जो भी पुलिस ऑफिसर है वो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर बार कैजुअल अरेस्ट जो है वो आपको नहीं करना है, इवन इफ द ऑफेंस इज सीरियस। आप पहले देखो दैट इज द अरेस्ट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड और नॉट, उसके बाद ही आप अरेस्ट की तरफ चलेंगे। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 47 बीएनएसएस हम कल कर रहे थे, और वही सेक्शन 50 सीआरपीसी में मिलता है। रिक्वायर्स दैट अरेस्टी बी इन्फॉर्म द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस और द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट। तो ये सारी गाइडलाइंस यहाँ पे विहान कुमार के केस में है कि जब आप अरेस्ट करोगे तो किन किन चीजों का आपने खास ध्यान रखना है। फर्दर कि जी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, तो वंस द अरेस्टी एलिजेस द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 1, अरेस्टी ने एक बार कह दिया कि जी इन्होंने मुझे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए, तो बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, पुलिस के ऊपर। लिखा हुआ द बर्डन विल शिफ्ट अपॉन द पुलिस टू प्रूव द कंप्लायंस। अब पुलिस वाले क्या करते थे कि जी वो अपनी डायरी एंट्री, जो केस की डायरी बना रहे हैं, उस डायरी एंट्री को कोर्ट में दिखा देते थे कि जी देखो इसमें हमने लिखा है कि हमने इसको इन्फॉर्म किया था। तो उसको लेके कोर्ट ने क्या कहा है, पुलिस कैन नॉट सिंपली रिलाई ऑन द डायरी नोट्स सेइंग्स द ग्राउंड्स इन्फॉर्म। आप केवल अगर अपनी डायरी के अंदर एंट्री कर लेते हो कि जी हमने इसको सारे ग्राउंड्स बता दिए, इट इज नॉट सफिशिएंट टू गेट सेटिस्फाइड कि आपने एक्चुअल में ग्राउंड्स बताए थे कि नहीं बताए थे। फर्दर मोर कोर्ट ने कुछ चीजें कही हैं, इसको आप लोग देखो। अरेस्ट मेमो इज नॉट इक्वल टू ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आप अरेस्ट मेमो तैयार करते हो, अरेस्ट मेमो में क्या होता है कि अरेस्ट हुआ एक रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी या फिर उसका जो भी रिलेटिव एटसेट्रा है उसकी प्रेजेंस में हुआ और उस व्यक्ति ने उसको अटेस्ट कर दिया है। लेकिन अरेस्ट मेमो को आप ये नहीं कह सकते कि आपने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बता दिए उसको। दूसरी चीज, रिमांड रिपोर्ट जो होती है इज नॉट इक्वल टू कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज नॉट गिवन टू द एक्यूज्ड। जब आप रिमांड रिपोर्ट लेते हो कि जी हमने एक्यूज को कस्टडी में ले लिया और रिमांड रिपोर्ट तैयार कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ग्राउंड्स कम्युनिकेट कर दिए, ठीक है। क्योंकि रिमांड रिपोर्ट जो है वो एक्यूज को आप देते तो हो नहीं, आप मौके पे जाते हो, अरेस्ट करते हो, मेमो तैयार करते हो, रिमांड रिपोर्ट मौके पे बनाते हो, उसके बाद उसको थाने ले जाते हो, तो आपने एक्यूज को तो बताया ही नहीं शायद। तो इसीलिए लिखा है रिमांड रिपोर्ट इज नॉट इक्वल टू कम्युनिकेशन। तीसरी चीज, वाइफ को ग्राउंड्स आप बता दिए लेकिन एक्यूज को नहीं बताए, तो दोनों एक जैसा तो नहीं है। लिखा है इन्फॉर्मिंग द वाइफ इज नॉट इक्वल टू इन्फॉर्मिंग द अरेस्टी बिकॉज 50A सीआरपीसी का क्लियरली कहता है कि एक्यूज के रिलेटिव्स को आपको बताना है, साथ में एक्यूज को भी बताना है दैट व्हाई ही वाज अरेस्टेड, ठीक है। तो इन सारे पैरामीटर्स को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अगर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 की वायलेशन है, सो इट इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, और चीजें लिखी हुई हैं, अरेस्ट इज इलीगल, रिमांड ऑर्डर्स आर विशिएटेड, फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट और कॉग्निजेंस बाय द मैजिस्ट्रेट कैन नॉट क्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। तो एक तो ये सारे फैक्टर्स आपको विहान कुमार के जजमेंट के ध्यान रखने हैं। इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंट है, आपको कभी भी जब रिसेंट गाइडलाइंस
रिसेंट डेवलपमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द अरेस्ट, ऐसा कोई सवाल आ जाए तो विहान कुमार ही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपने आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 उसकी रेफरेंस में ही आंसर देना है। मैंने शॉर्ट नोट आपको दिया है, इसको आप हेल्प ले सकते हो इसकी। आप अगर लास्ट में आओगे तो की प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या चीजों का पुलिस ऑफिसर्स को ध्यान रखना है और कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दी हैं। नंबर 1 इज कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जो है, इट इज एन एब्सोल्यूट प्रोविजन, द अरेस्टी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट प्रॉम्प्टली एंड मीनिंगफुली, ठीक है। आप उसको मीनिंगफुल क्या है कि आप उसकी भाषा में उसको बताओ, केवल सेक्शन या लॉ मत बताओ, आप उसको बताओ कि उसको किस केस में और क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। रिटन ग्राउंड्स इज द बेस्ट प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जी कहीं लिखा नहीं है कि ग्राउंड्स रिटन में ही बताने हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर ग्राउंड्स रिटन में आप दे दोगे तो फिर वो कल को ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर पाएगा, ठीक है। सो रिटन ग्राउंड्स इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ऑलमोस्ट मैंडेटरी इन इफेक्ट दो नॉट टेक्सुअली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स नाउ एक्सपेक्ट दिस, तो कोर्ट्स ऐसा डिमांड कर रही हैं, बेशक कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज नहीं लिखी हुई। सेक्शन 50 सीआरपीसी सप्लीमेंट्री, इट डजंट वाटर डाउन आर्टिकल 22 क्लॉज 1, क्योंकि ये जो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 है ये आपके सेक्शन नंबर 50 सीआरपीसी या सेक्शन नंबर 47 बीएनएसएस उसके साथ में ही चलता है, एक प्रोविजन दूसरे को सप्रेस नहीं कर रहा। अरेस्ट मेमो ग्राउंड्स के बराबर नहीं होता है कि आपने ग्राउंड्स बता दिया, अरेस्ट मेमो इज नॉट इक्वल टू ग्राउंड्स, रिमांड रिपोर्ट इज नॉट इक्वल टू कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मिंग वाइफ डज नॉट मींस इन्फॉर्मिंग टू द एक्यूज, ये तीनों चीजें अलग अलग है। Burden is upon the police because diary entries are not sufficient to prove that the grounds were informed, ठीक है। आप जब कल को कोर्ट्स में जाओगे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि जी पुलिस वाले अरेस्ट करके लेके आए, तो जब हम 187 पढ़ रहे थे बीएनएसएस का तो लिखा ना केस डायरी दिखानी पड़ती है। मजिस्ट्रेट क्यों देख रहे हैं केस डायरी? ये देखने के लिए कि अरेस्ट सही तरीके से हुआ है कि नहीं, 24 घंटे के अंदर मेरे सामने पेशी लगी है कि नहीं लगी है, ये सब देखना है। तो आपने अगर डायरी एंट्री दिखा दी कि जी ये व्यक्ति का अरेस्ट हमने इतने बजे किया था, उससे सारी चीजें प्रूव नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वॉयलेशन इज इक्वल टू अरेस्ट और रिमांड जो है वो इलीगल होगा। अगर आपने प्रोविजंस की वॉयलेशन करी तो जो अरेस्ट है वो भी इलीगल है, जो रिमांड का ऑर्डर है वो भी इलीगल है, और बेल मस्ट फॉलो इवन इफ स्पेशल स्टैट्यूट्स रिस्ट्रिक्ट बेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखा ना, बेल मस्ट फॉलो इवन इफ स्पेशल स्टैट्यूट रिस्ट्रिक्ट बेल। स्पेशल स्टैट्यूट का मतलब जैसे पीएमएलए है, एनडीपीएस एक्ट है, कंपनी लॉ है, इनके अंदर कुछ और कंडीशंस भी बेल को लेने के लिए आपको फुलफिल करनी होती है। लेकिन अगर आपका अरेस्ट जो है कि उसका वो बिल्कुल इलीगल दिखता है तो कोर्ट बेल की तरफ ही जाएगा, इवन हम स्पेशल स्टैट्यूट्स के ऊपर ओवरराइड कर रहे हैं ऐसे सिनेरियो में,